हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे टॉपिक देख रहे होंगे, तो ये टॉपिक भी हमारे इंटरमीडिएट और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक साथ मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने लिख क्या रखा है, पहले जो वीडियो लेक्चर था हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हम लोग डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनका बिहेवियर कैसा कैसा होगा, ठीक, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, ठीक, यानी कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर को आवेशित कैसे करें, ठीक। चार्जिंग मेथड्स का मतलब क्या है, आवेशन की विधियाँ, ठीक। यहाँ पे लिख रखा है मैंने आवेशन की विधियाँ हिंदी में भी, तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या है हमारे में, ठीक। तो पहले पेज पे चल रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि आवेशन की विधियाँ, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए या किसी भी कंडक्टर को आवेशित करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जनरली। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स, ठीक। तीन मेथड्स कौन कौन से हैं? 3 मेथड्स में हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए। जो पहला होता है हमारा, वो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, फ्रिक्शन मेथड, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण द्वारा। क्या हो जाएगा, सॉरी, घर्षण द्वारा, ठीक। जो हमारा दूसरा मेथड है वो होता है कंडक्शन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा, ठीक। और जो हमारी तीसरी विधि होगी वो है हमारा इंडक्शन मेथड, ठीक, इंडक्शन मेथड। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेरण द्वारा, ठीक। ये 3 विधियां हमारे पास, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब सबसे खास बात यह है कि इन तीनों वीडियो को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, और 1 बाय 1 डिस्कशन में जो हमारा तीनों में डिफरेंस होगा वो क्लियर आउट करते चले जाएंगे कि इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जो बता दूं, जो मेरा इंटरमीडिएट का चैनल था साइंस ऑफ रियल लाइफ करके, उस चैनल का नाम बदल के मैंने फिजिक्स द रियल लाइफ 2 कर दिया कुछ रीजन्स के चलते, ठीक। तो आप लोग जो दूसरा चैनल है मेरा, उसको भी आप लोग फिजिक्स द रियल लाइफ 2 के नाम से ही सर्च करें तो मिल जाएगा। खैर दोनों चैनल एक दूसरे के नीचे शो आउट कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों चैनल का नाम एक ही है, एक में 2 लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग किस मेथड को डिस्कशन करेंगे, फ्रिक्शन मेथड को। तो फ्रिक्शन मेथड से स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रिक्शन मेथड में होता क्या है, किसी भी 2 सूटेबल ऑब्जेक्ट्स को, 2 सूटेबल ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स जिनको आपस में रगड़े तो उनमें क्या हो, चार्जेस प्रोड्यूस हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्लास और सिल्क, ठीक। ग्लास और सिल्क को जब हम एक साथ रब करते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। होता क्यों है ऐसा, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बताया हुआ था पीछे कि कोई भी एटम होता है तो बीच में न्यूक्लियाई होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ हमारी ऑर्बिट्स होती हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब कुछ ऑर्बिट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यह सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको इजेक्ट कराना बहुत आसान है। इजेक्ट कराना बहुत आसान होने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग थोड़ी सी भी एनर्जी इसको देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक इजेक्ट कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी 2 सूटेबल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आपस में रब कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 सूटेबल ऑब्जेक्ट्स दोनों ही पहले अनावेशित थे यानी डिस्चार्ज थे। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ना तो ग्लास के ऊपर कोई चार्ज था, ना ही कोई सिल्क के ऊपर चार्ज था। जब दोनों का आपस में रब किया गया यानी कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन की गई, तो उसमें क्या हुआ ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया। ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, मतलब ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क पर आ गए, ठीक। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यही बताती है कि किसी भी वस्तु के आवेशन में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल हो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है तो उस वस्तु का आवेशन होता है या चार्जिंग होता है। अब इस वस्तु के चार्जिंग या आवेशन में जो इलेक्ट्रॉन चले गए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला
उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी धनावेशित। जिस बॉडी ने उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया या जिस बॉडी के पास वो इलेक्ट्रॉन गया यानी रिसीव किया, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणावेशित। ठीक, तो एक हमारे पास ग्लास धनावेशित हो जाएगा, सिल्क क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इसी तरह से आप लोग जानते हैं प्लास्टिक की स्केल हो गई। ठीक, प्लास्टिक को अगर हम लोग ऊल के साथ, ऊन, वुलन कोई क्लॉथ हो, वुल के साथ अगर हम लोग रगड़ते हैं, वुलन कोई क्लॉथ है, तो भी यही फिनोमेना होती है, प्लास्टिक निगेटिवली चार्ज होती है। प्लास्टिक के निगेटिवली चार्ज होने का मतलब प्लास्टिक पर इलेक्ट्रॉन्स आए और वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर निकले, तो वुलन क्लॉथ हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब कुल मिलाकर के क्लियर कट बात क्या है यहाँ पे कि घर्षण विधि में सिंपल सा दो ऑब्जेक्ट्स होगा हमारे पास। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट बी था, इन दोनों का आपस में फ्रिक्शन किया गया। फ्रिक्शन यानी कि दोनों पे चार्ज नहीं था, अनावेशित थे। जब दोनों को फ्रिक्शन किया गया तो एक बॉडी हमारी अगर पॉजिटिवली चार्ज हुई तो जस्ट उसके बगल दूसरी बॉडी होगी, वो क्या होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे सेम होगा, यानी कि अगर ये बॉडी प्लस क्यू चार्ज एक्वायर करती है तो ये बॉडी क्या करेगी, माइनस क्यू चार्ज एक्वायर करेगी। ठीक, यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गया यहाँ पे कि दोनों बॉडीज डिस्चार्ज थी पहले, यानी न्यूट्रल स्टेट में थी, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था किसी के ऊपर। जब दोनों को रब किया गया तो इक्वल अमाउंट में अपोजिट टाइप के चार्ज दोनों पे एक्वायर हुए। ठीक, या प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड से हमारी चार्जिंग होती है। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे दोनों बॉडीज़ का आपसी फिजिकल कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, तभी हम आप लोग उसको एक दूसरे से रब कर रहे हैं। रब कर रहे हैं का मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे मेथड पे। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन मेथड। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली हिंदी में क्या, चालन विधि द्वारा या चालन द्वारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, चालन विधि द्वारा कोई भी बॉडी आवेशित तभी होती है या चार्ज तभी होती है जब एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज हो। ठीक, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज ए, दूसरी बॉडी है जो कि बिल्कुल डिस्चार्ज है, इस पर कोई भी बॉडी चार्ज नहीं है। बॉडी बी है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, तो चालन विधि द्वारा चार्जिंग तभी होगी जब एक बॉडी क्या हो, पहले से चार्ज हो, दूसरी बॉडी डिस्चार्ज हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होने के लिए या तो हम इसको किसी कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दें या फिर दोनों बॉडीज़ को आपस में टच करा दें। यहाँ फ्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चालन विधि में यानी कंडक्शन मेथड में हमको रब करने की या एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दोनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में लाना है। ठीक, और चूंकि एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज में है या फिर एक बॉडी पर ऑलरेडी चार्ज है तो दूसरे बॉडी पे चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर था। ठीक, अब यहाँ पे धनावेशित आवेश थे या ये बॉडी धनावेशित थी, पॉजिटिव चार्जेस थे इस पर। ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज हैं इस बॉडी पे आना शुरू होंगे, यानी इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना शुरू करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि चूँकि यहाँ से प्रोटॉन तो जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है मूव करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस बॉडी पे जाते हैं, मूव कर जाते हैं ए बॉडी पर, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के चलते क्या होता है, ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होती चली जाती है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घटता चला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घटेगा, ये निगेटिवली चार्ज होती चली जाएगी और ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। लेकिन निगेटिवली चार्ज कब तक होगी, अब इन दोनों में चार्जिंग कब तक होगा, चार्जिंग तभी तक होगा जब तक कि दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, या सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ का चार्ज सेम ना हो जाए। ठीक, तो चार्ज सेम होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस पर इनिशियली क्यू चार्ज था तो फाइनली कितना हो जाएगा, इसी क्यू का कुछ पार्ट इस पर जाएगा, यानी हाफ हाफ जाएगा, तो यहाँ पे Q/2 चार्ज हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस Q/2। यानी कि ये जो पहले बॉडी चार्ज थी इसमें चार्ज आधा घटा, तो ये Q/2 हो गया, Q से Q/2 चेंज हो गया। यहाँ पे ये बॉडी जो थी वो Q/2 चार्ज एक्वायर कर ली। ठीक, मतलब
एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब डिफरेंस क्या आया पहले के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो घर्षण विधि और आवेशन था या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या डिफरेंस आया। वहाँ पे दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल होने के बाद फाइनली दोनों बॉडी चार्ज गेन की, अपोजिट टाइप की चार्जेस गेन की। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज थी, जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाया गया दूसरी बॉडी भी चार्ज होना शुरू हुई, लेकिन दोनों ही बॉडीज़ का चार्ज सेम होगा। यहाँ बॉडी एक दूसरी बॉडी जो है चार्ज हो रही है, बट इन दोनों बॉडीज़ का चार्ज क्या है, सेम है। ठीक, अब दूसरी चीज़, फिजिकल कांटेक्ट में वहाँ भी था, फिजिकल कांटेक्ट में यहाँ भी है। वहाँ फिजिकल कांटेक्ट में हमको एक्सटर्नली कोई एनर्जी देकर के रब करना पड़ता था, यहाँ पे रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कांटेक्ट में ला देना है। ठीक, ये डिफरेंस था पहले के कंपैरिजन दूसरे में, यानी कि यहाँ पे दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज होगी या निगेटिवली चार्ज होगी। अगर पहले से इस पर निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे क्या होता, निगेटिवली चार्ज बॉडी होती। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पहले बॉडी पे पहले पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉडी भी निगेटिव चार्ज था तो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये तो आपका क्या था, कंडक्शन मेथड, चालन विधि द्वारा। यानी चालन विधि का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इसे समझते रहिएगा। और आगे चलते हैं, जो हमारा तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया, बाय इंडक्शन मेथड। ठीक, बाय इंडक्शन मेथड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा चार्जिंग का मतलब क्या होता है, प्रेरण द्वारा चार्जिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ठीक, बट इनके बीच में कोई एक्चुअल कांटेक्ट ना हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, दो बॉडीज हैं, किसी एक बॉडी को चार्ज करना है, बट इनके बीच में क्या हो, एक्चुअल कांटेक्ट ना हो। तो विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट के अगर कोई चार्जिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। यानी कि चार्ज एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी पे इंड्यूस किया जाता है। यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि यहाँ पे जो बॉडी पहली है ए या बी, इन दोनों में से कोई एक बॉडी पहले से चार्ज होनी चाहिए। ठीक, चार्ज कैसे होनी चाहिए, जो हमारी बॉडी बी है इस बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करना चाहते हैं। ठीक, अगर इसको हम लोग ऋणावेशित करना चाहते हैं यानी निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो जो ए बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। ठीक, अगर इसको हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो जो हमारी बॉडी ए है पहले वाली क्या होनी चाहिए, निगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम लोग चार्ज करेंगे, तो मान लीजिए कि ये बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पहले से थी और इसको हमको निगेटिवली चार्ज करना है। ठीक, इस बॉडी को इसके पास लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पास लाएंगे, एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। जी ध्यान दीजिएगा, पास लाएंगे, एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। अब ये बॉडी जैसे इसके पास आएगा तो इस बॉडी में चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसी ध्यान दीजिएगा। एटम्स हैं, एटम्स बहुत सारे सेपरेट एटम्स हैं, एटम्स पे किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि जैसे हम लोग इस बॉडी को पास लाएंगे तो इस बॉडी के जितने भी निगेटिव चार्जेस होंगे वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग इस बॉडी को इसके पास रखते हुए यानी कि इसके करीब रखते हुए इसको हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है या ग्राउंड है ये जीरो पोटेंशियल भी माना जाता है कि इसका चार्ज क्या है, हमेशा जीरो होता है। ठीक, किसी भी बॉडी को अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से तो उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, ये माना जाता है। ठीक, तो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी को अगर हम ग्राउंडेड कर रहे हैं तो उस बॉडी का पूरा आवेश क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वो बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सिंबल से कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी वही है, इस बॉडी को पास रखते हुए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं। ग्राउंडिंग करने के बाद जैसे ही ग्राउंडिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे, ये नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करीब होने के चलते ये नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंड नहीं होने देगी। ठीक, ये अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करके रखेगी। आप लोग जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करके रखेगी अपनी तरफ, तो इसको ग्राउंड नहीं होने देगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग ग्राउंड किए ये सारी के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये जीरो हो गए। ठीक, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये पूरा जीरो हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग ग्राउंडिंग कट करेंगे
और ग्राउंडिंग कट करने के बाद जब निगेटिवली चार्ज बॉडी थी उसको क्या करेंगे, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो पहले थी उसको थोड़ी दूर कर देंगे। और जैसे इसको थोड़ी दूर करेंगे, ये जो निगेटिव चार्जेज इस पे बचे हुए थे, ये निगेटिव चार्जेज इस होल टोटल बॉडी पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, ये निगेटिव चार्जेस इस होल टोटल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि ये बॉडी क्या हुई, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो निगेटिवली चार्ज करने का तरीका सिंपल सा था, प्रेरण विधि द्वारा, कि एक दूसरी बॉडी जो पहले से चार्ज है उसको इसके पास लाएंगे, इसके कारण इसमें चार्जेज इंड्यूस होंगे। इंड्यूस चार्जेज को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रखते हुए दूसरे तरफ से बॉडी को क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। जैसे ही बॉडी को ग्राउंड करेंगे, जो हमारे अपोजिट टाइप के चार्जेस थे वो ग्राउंड में चले जाएंगे, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड में कौन जाता है। एक्चुअली जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी पीछे वाले में, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ था, थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ। मान लीजिए ये बॉडी थे हमारे पास, इधर ये नेगेटिव चार्जेस थे, ये पॉजिटिव चार्जेस थे। ठीक, जब मैंने इसको ग्राउंड किया तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ये न्यूट्रलाइज कैसे हुआ, तो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्जेस नहीं जाते। मैंने ये बताया कि मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्राउंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। ठीक, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आकर क्या हो किए होंगे, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज एटम थे या जो बॉडी के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, इसको क्या किए होंगे, न्यूट्रलाइज किए होंगे। तो ये पूरी की पूरी न्यूट्रलाइज हुई होगी। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से आए होंगे। अभी आप लोग जब आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जो अर्थ होता है इनफाइनाइट कंडेंसर की तरह बिहेव करता है। ठीक, इनफाइनाइट कैपेसिटी का कंडेंसर कह सकते हैं या इनफाइनाइट कैपेसिटी का कैपेसिटर कह सकते हैं। तो इनफाइनाइट कैपेसिटर के कैपेसिटी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि इसको इनफाइनाइट अमाउंट में यानी वेरी लार्ज अमाउंट में चार्ज दिया भी जा सकता है और वेरी लार्ज अमाउंट में चार्ज इससे लिया भी जा सकता है। दोनों ही केसेस हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दे सकते हैं, दे भी सकते हैं और इससे ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होंगी कि तीनों मेथड्स में डिफरेंस क्या क्या है। पहले में बाय फ्रिक्शन मेथड में सिंपल सा था हमारा कि दोनों बॉडीज डिस्चार्ज थी, दोनों बॉडीज के डिस्चार्ज होने के बाद, मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, दोनों बॉडीज डिस्चार्ज थी। जब दोनों को फ्रिक्शन किया गया तो दोनों अपोजिट टाइप के चार्जेस से चार्ज हुई। ठीक, दूसरे मेथड में क्या हुआ, एक बॉडी चार्ज थी, दूसरे को चार्ज करना था, जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाई दूसरी बॉडी भी चार्ज हुई, बट दोनों पे जो चार्ज आए वो क्या थे, सेम टाइप के थे। ठीक, तीसरे केस में क्या हुआ, यहाँ बॉडी को दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं लाए, बस उसके पास लाए, दूसरे में चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक, यहाँ पर भी क्या हुआ, जिस बॉडी को हम पास ला रहे थे जस्ट उसके अपोजिट टाइप का चार्ज क्या होगा, दूसरे बॉडी में इंड्यूस होगा। ठीक, इस चीज़ कन्फर्म रखिएगा। अब इस चीज़ को अगर बहुत डीप में अपने रियल लाइफ में समझना चाहते हैं तो एक कहानी सुनिए जो कि चीज़ों को आपको क्लियर कर देगी कि होता कैसे है। तो देखिए, मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ जहाँ एक ही पेज पे मैं तीनों चीज़ समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि दो लोग हैं, कोई दो व्यक्ति थे, ए और बी। ठीक, सॉरी, ए और बी, दोनों लोग पास पास बैठे हैं, आपस में कांटेक्ट में हैं, किसी बात पे लेकर के बहस किए। ठीक, समझिएगा, थोड़ा सा कहानी टाइप है लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी बात पे लेके बहस किए, इनमें झगड़ा हुआ। ठीक, और झगड़ा हुआ तो दोनों ही आवेशित हुए। जैसे गांव में लोग जनरली कह देते हैं क्यों आवेशित हो रहे हैं, आवेशित होने का मतलब क्या है, क्रोधित हो रहे हैं। ठीक, दोनों ही आवेशित हुए। दोनों आवेशित हुए होंगे तो किस बात पे हुए होंगे, ध्यान से सोचिए। एक ने कहा होगा कि ये बात सही है और जस्ट वही दूसरी पर्सनालिटी क्या कह रही होगी कि ये बात गलत है। मतलब कोई एक बात लेकर झगड़ा हुआ होगा जिसमें एक कह रहा है कि सही है, दूसरा कह रहा होगा कि गलत है। मतलब दोनों ही गुस्से में हैं, दोनों क्रोधित हुए, और क्रोधित होने में एक का क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज हुआ, मान लो कह रहा है कि सही है, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो दूसरा क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब कह रहा है कि हम नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक, यहाँ तक तो बात ठीक थी। यहाँ पे आवेशन किस विधि से हुआ, बाय फ्रिक्शन मेथड, यानी दोनों आपसी कांटेक्ट में थे, आपस में किसी बात को लेकर बहस किए और झगड़ा हुआ। एक ही बात पे झगड़ा हुआ जिसको एक ने सही माना, दूसरे ने गलत कहा। ठीक, अब आगे थोड़े से और बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड मिल गया आपको, फ्रिक्शन मेथड। ठीक, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। झगड़ा होने के बाद इसमें से महाशय बे उठे, अपने दोस्त के पास गए। ठीक, यानी कि यहाँ पे बी आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी क्या है, निगेटिव चार्ज। मैंने बताया, मान लिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि निगेटिव ही हो। इन्होंने उस बात को कहा कि ये गलत है। ठीक, तो मैंने इसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, इनके पास निगेटिव चार्ज है, इनके पास निगेटिव चार्ज है ऑलरेडी।
ये अपने एक दूसरे तीसरे दोस्त सी के पास आए, जिनको सारी बात बताई, यानी कि बी किसके कांटेक्ट में आए हैं, अब सी के कांटेक्ट में। बी जब सी के कांटेक्ट में आया तो इन्होंने सारी बात बताई कि हमारा ए से झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर के, किसी भी एक बात को लेकर के, ठीक। वो कह रहा है कि ये गलत है। अब चूंकि इनका ये दोस्त है तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक। तो इसको भी गुस्सा आया, किस टाइप का, कि ये गलत कह रहा है, ठीक। मतलब इनके ऊपर जो आवेश आया वो भी क्या हुआ, इसका चूंकि निगेटिव था तो इसका भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, यानी ये कहेंगे कि ये इस बात को गलत कह रहा है, ठीक। तो ये चीज़ क्या हुई, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से दोनों दोस्त कांटेक्ट में आए हुए हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आए बताए, और दोनों पे चार्ज क्या हुआ, सेम टाइप का जनरेट हुआ। यानी कि ये किस मेथड से जनरेट हुआ, कंडक्शन मेथड से, ठीक। यहाँ पे समझ में आया। ये हमारे रियल लाइफ में जो घटनाएं घटती है वो बता रहा हूँ, ये फिजिक्स से कितनी रिलेटेबल हैं, ठीक। बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं जो हमारे फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हैं, और आप लोग जान के हैरानी होगी कि फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे रियल लाइफ के इंसिडेंट से सॉल्व किए जा सकते हैं। और हमारे रियल लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, यानी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। कहानी और आगे बढ़ी। बी और सी दोनों लोग एक टाइप से गुस्सा हुए, एक ही चीज़ को लेकर के गुस्सा है। अब किसी एक बंदे सी के बारे में पता चल गया गाँव वालों को, या जो भी इसके नियर बाई के पीपुल्स थे उनको पता चल गया कि इनका इनसे झगड़ा है, किससे, ए से, ठीक, किसी बात को लेकर के। अब यहाँ पे सी हैं या बी हैं, चाहे जो भी हों, ठीक, आवेशी थे पहले से। कोई दूसरा व्यक्ति अब इनको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, ठीक। या मान लीजिए कि इन्होंने झगड़ा किया हुआ है, न्यूट्रल स्टेट में भी आ गए, और इनको पता है, एक नए व्यक्ति डी को पता चल गया कि इनका इससे झगड़ा चल रहा है, ठीक। अब इनको इसको आवेशित करना है, तो कुछ भी नहीं कहेंगे, बस इनके किसी एक बात को इनको छेड़ देना है, ठीक। इनके एक्चुअल कांटेक्ट में आना भी नहीं है, मतलब एक्चुअल कांटेक्ट में आने का मतलब उनको ना तो अपने पास बैठाना है, ना उनसे बात करनी, कुछ नहीं। ये वहाँ से कहीं जा रहे थे सी, और डी ने सिर्फ कोई एक ऐसी बात बोल दी जो ए से रिलेटेबल थी, ठीक। मतलब जस्ट इनके अपोजिट टाइप से क्या था, रिलेटेबल था। इन्होंने सिर्फ बोल दिया और ये फिर से क्या हो गए, आवेशित हो गए। मतलब विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट में आए, इनके कांटेक्ट में आए ही नहीं इसी के कांटेक्ट में, और इन्होंने सिर्फ बाहर से, जैसे गांव में नहीं होता है किसी को लोग चिढ़ाते हैं, ठीक। तो चिढ़ाते हैं तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कोई उसका झगड़ा नहीं होता, क्या है, बस उनको जानते हैं कि मैं ये वर्ड बोल दूंगा तो ये चिढ़ जाएगा, ठीक। और बंदा जा रहा है कहीं, किसी ने बोल दिया, वो चिढ़ गए। तो वही कहानी है यहाँ पे कि डी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सी चिढ़ गए, और सिंपल सी बात है, क्या बोले होंगे, वही बोलेंगे जो ए के बारे में सही हो या ए से रिलेटेबल हो, ठीक, तभी तो चिढ़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट के इनको इन्होंने चार्ज कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से, ठीक, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। यानी कि यहाँ पे इन्होंने इंडक्शन मेथड से इसको चार्ज किया। तो सोचिए कितना रिलेटेबल है हमारी इन लाइफ में ये सब चीज़ें, कि जो हमारे लाइफ में होता है एक्चुअल में वही चीज़ क्या हो रही है, फिजिक्स में भी हो रही हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारे जो चार्जिंग के मेथड्स हैं वो 3 टाइप से चार्जिंग होती है किसी भी जगह पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, बता दूं मैं आप लोगों को, जो लाइटनिंग होती है या गड़गड़ाहट होती है बादलों के बीच, ये क्यों होती है। जनरली 2 क्लाउड्स में फ्रिक्शन होता है। आप लोग जानते हैं जो क्लाउड्स हैवी होते हैं वो थोड़ा थोड़ा नीचे आते रहते हैं, और जो क्लाउड्स हल्के होते हैं, लाइट होते हैं थोड़े से, वो ऊपर होते हैं। और ऊपर के क्लाउड्स की स्पीड जो होती है नीचे वालों से ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, हल्के हैं, हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। ये बहुत तेज़ी से ओवरटेक करते हैं, जब ओवरटेक करेंगे तो आपस में फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन के चलते चार्जिंग होती है, ठीक। जब चार्जिंग होती है तो वहाँ पे लाइटनिंग बहुत तेज़ी से होता है, ठीक। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो चार्जिंग होती है वो कई हज़ार वोल्ट या कई मिलियंस वोल्ट की बात की जा सकती है कि एक साथ जनरेट होता है। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी बात करें तो कुछ मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इतनी हाई चार्जिंग होती है। चार्जिंग होने के बाद वो डिस्चार्ज भी होता है। डिस्चार्ज कहाँ होता है, कभी ग्राउंड पे बिजली गिरती है, तो बिजली गिरने का मतलब क्या है कि वो जो चार्जर जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज जनरेट हुआ, अगर उस चार्ज को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला या इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट नहीं हो पाया एयर में, तो वो डायरेक्टली अर्थ के किसी बॉडी से कनेक्ट होता है, ठीक। कनेक्ट होने का मतलब यहाँ पे
डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन हाई वोल्टेज पे क्या होता है कि इंडक्शन द्वारा कंडक्शन होता है, इंडक्शन द्वारा कनेक्ट हो जाता है तो चीज़ें। तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है और वो बिजली या कह सकते हैं जो चार्जेज हैं एकाएक ग्राउंड पे आने की कोशिश करते हैं, और जब ग्राउंड पे आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो उस ऑब्जेक्ट को तो डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, अगर आसपास कुछ और है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, सिंपल सी बात है। और डिस्ट्रॉय होने का मेन रीज़न क्या है, एक लार्ज अमाउंट में चार्जेस क्या हो रहे हैं, उस बॉडी को ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उस बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है उतनी कि उसको क्या करे, उस पूरे अमाउंट ऑफ चार्ज को एकाएक ग्राउंडेड कर दे, तो वो उस बॉडी के ऊपर स्प्रेड आउट हुआ, और जैसे उस बॉडी के ऊपर स्प्रेड आउट होगा वो बॉडी ऑटोमेटिक क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको हाई एनर्जी मिल रही है, सिंपल सी बात है, हाई एनर्जी में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे कि कई जगह बताया जाता है कि घरों के ऊपर तड़ित चालक लगाए जाते हैं। ठीक, तड़ित चालक क्या होते हैं, जनरली घरों के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का कुछ लगा दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसके ऊपर लगा दिया गया, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है ग्राउंड से। ठीक, नीचे कापर की प्लेट्स लगी होती हैं, कापर की प्लेट्स के थ्रू कनेक्ट करके नीचे लगा दिया ग्राउंड में। अब जब बिजली चमकी तो जब चार्ज अगर यहाँ कनेक्ट भी हुआ बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग के ऊपर चूँकि इसका जो ऊपर का सिरा है ये चूँकि बहुत शार्प होता है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ बहुत हाई होगी, तो बहुत लार्ज अमाउंट के चार्ज को ये रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है, और लार्ज अमाउंट के चार्ज को रिसीव करके सीधे क्या करेगा, ग्राउंडेड कर देगा, और ग्राउंडेड कर देगा तो जो आपका बिल्डिंग है वो सेफ होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं तड़ित चालक, जो आगे जाके बताया जाता है। ये तड़ित चालक बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है, जिससे कि बिजली गिरे तो घर पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए, क्योंकि होगा क्या, अगर पूरी की पूरा चार्ज यहाँ पे आया और इसका चार्ज डेंसिटी हाई है, इसने पूरे को रिसीव कर लिया, तो वो चार्ज अब पूरे बिल्डिंग के ऊपर स्प्रेड आउट नहीं होने वाला, मतलब पूरे बिल्डिंग पे नहीं फैलेगा। अब पूरी बिल्डिंग पे नहीं फैला तो इसका मतलब क्या है, सीधे वो ग्राउंडेड हो गया, ग्राउंडेड हो गया तो आपकी बिल्डिंग सेफ है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ और बताई जाती है, जैसे कि आप लोग 4 व्हीलर्स में या किसी चीज़ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग के दौरान क्या होता है, कभी मान लीजिए बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बिजली चमकने लगी, तो कहा जाता है कि जनरली आप लोग अगर 4 व्हीलर्स में हैं तो अपने शीशे को पैक कर लें, उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। ठीक, तो एक नाम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, नाम मैं कुछ बता देता हूँ, चूँकि ये बीएससी के टॉपिक्स में है और बीएससी में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि कोई एक क्लोज्ड पैक्ड बॉडी है, क्लोजली पैक्ड बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, अंदर से यह हॉलो है, अंदर से हॉलो, उसके ऊपर अगर कोई भी हम चार्ज देंगे तो जनरली ये चार्ज क्या होगा, इस बॉडी के सरफेस एरिया पे स्प्रेड आउट होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर आप व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं और व्हीकल आपका अर्थ पे है, तो सिंपल सी बात है ग्राउंडिंग होगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो आपके व्हीकल के पहिए भी भींगे होंगे। ठीक, जो आपके रबड़ के पहिए हैं जनरली तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन अगर वो भींग गए तो कंडक्टिंग हो गए, फिर तो आपके पहिए भी भींगे होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखेंगे, ट्रक में तो पीछे चेन लगाया जाता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ इफेक्ट होता है, उसको तो बाद में बताया जाएगा। खैर, वो एक कंडक्टिंग की तरह भी बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये भी जानते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहिए भींगे हुए हैं, ऊपर से चार्ज आया, आपकी गाड़ी पे अगर बिजली गिरती भी है तो चार्ज आपकी गाड़ी के पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पहियों के थ्रू, चूँकि वो भींगा हुआ होगा, सिंपल सी बात है, तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा। आप अगर अंदर हैं, किसी भी मेटेलिक बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो जनरली मेटेलिक बॉडी आप टच भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं उस पर रबड़ पैड्स लगे होते हैं। रबड़ पैड्स जैसे स्टीयरिंग हो गई तो रबड़ पैड पैक होता है, नीचे आपके ब्रेक्स होते हैं, क्लच होते हैं, उस पर भी रबड़ पैड्स लगे होते हैं। तो आप एक्चुअल में सीट पे बैठे हैं तो किसी भी मेटेलिक बॉडी को टच नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप मेटेलिक बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं और आपकी जो व्हीकल है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ही होगी, आप जैसी बात है, तो आपकी जो चार्जिंग होगी वो क्या है, ग्राउंड में चली जाएगी, आपके बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप इसके अंदर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी हम लोगों को बारिश के दौरान 4 व्हीलर्स में अगर आप हैं तो 4 व्हीलर से बाहर ना निकलें, 4 व्हीलर के अंदर ही रहें, शीशे को पैक कर लें, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि बहुत हाई अमाउंट में चार्ज आ जाए, जो एकाएक ग्राउंडिंग ना हो पाए या पानी ना बरसा हो, उस समय आपके ऊपर बिजली गिर जाए, ऐसा हो सकता है कि नीचे के पहिए सूखे हों, तो उस केस में आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इसमें अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहेंगे आप लोग कि कैसे कैसे होता है, तो 1-2 एग्जांपल मैं बता दूं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई बार जो फ़ैन चल रहे होते हैं हमारे घरों में, फ़ैन की जो ब्लेड्स होती हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं,
कुछ चीज़ें हैं जो बता दो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं आपकी। जो फैंस होते हैं, तो फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं, जनरली मान लीजिए कि हाफ कट ब्लेड है हमारे पास। ब्लेड का ये जो निचला सरफेस होता है और ऊपरा सरफेस है, 2 सरफेस हैं। ऊपर वाली सरफेस पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल गिरता है तो कम सिंपल सी बात है कि नीचे नहीं आने पाएगा, तो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल नीचे चिपक जाते हैं, ठीक, फैन के नीचे वाले सरफेस में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, लेकिन नीचे भी नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? बॉडी के नीचे चिपके हुए हैं ना, ग्रेविटी के कारण नीचे आना चाहिए, बट नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा फ़ैन चल रहा होता है तो एक्चुअल में हवा नीचे कैसे आती है, जब फ़ैन चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा जो इसका विंग्स होता है हल्का स्लाइटली टिल्ट होता है, और टिल्ट होने के चलते वो हवा को प्रेशराइज करता है नीचे की तरफ। यानी कि एयर और विंग के बीच में क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है। और बहुत हाई फ्रिक्शन के चलते, चूँकि बहुत देर तक चलता है फैन, तो बहुत हाई फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, नीचे चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के कारण जब डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट किए जाते हैं तो ये इसी में चिपक जाते हैं, नीचे ही। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि ये डस्ट पार्टिकल नीचे क्यों चिपक जाते हैं, नहीं भी ध्यान दोगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे क्यों चिपकते हैं, ठीक। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, ठीक। यानी फ्रिक्शन हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग हुई, चार्जिंग के कारण डस्ट पार्टिकल नीचे चिपक गए तो ये नीचे नहीं गिरने पाते, ठीक। क्योंकि जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है, लगभग 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक। 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होने का मतलब क्या? बहुत हाई वो हो गया, फोर्स हो गया। तो बहुत हाई फोर्स होने के चलते नीचे नहीं गिरता। इसी तरह से आप लोग देखेंगे व्हीकल्स जो चलती हैं बहुत हाई स्पीड में, जैसे 4 व्हीलर सोलर चलती हैं, नीचे साइड कभी अगर आप हाथ लगाएंगे तो नीचे साइड देखेंगे कि धूल की एक मोटी परत जमी होती है, ठीक। और धूल की जो मोटी परत जमी हुई क्यों जमी होती है? उसका भी मेन रीज़न यही है कि जब हम बहुत हाई स्पीड में चलते हैं या साइड वाल्स पे, क्योंकि साइड वाल्स पे तो धूल जमा हो तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे सीधे साइड वाल्स नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत फास्ट स्पीड से चल रहे होते हैं तो एयर फ्रिक्शन के कारण हमारे जो व्हीकल्स हैं उसके बॉडी पे चार्ज जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? उस पर चिपक जाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के चलते ही वो नीचे नहीं गिरने पाते। तो इसका मतलब क्या है? वो नीचे चिपके रहते हैं, तो वो मोटा एक लेयर बना लेता है, ठीक। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, जब ये लेयर इतनी मोटी हो जाए कि उसका मास डिटेक्टेबल हो और उस मास को अर्थ के द्वारा खींच लिया जाए, यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर आने लगे, तो ग्रेविटी का इफेक्ट जब आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? चार्जिंग का। चार्जिंग मेथड्स के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक। एक टॉपिक और है बीच में छोटा सा, चार्ज वर्सेस मास। चार्ज वर्सेस मास में क्या हम लोग पढ़ेंगे? चार्ज मास से कैसे डिफरेंस है, मास और चार्ज में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, ठीक, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद कूलम्स लॉ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर एक वीडियो लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उसी में मैं देते जा रहा हूँ, ठीक। तो उसको भी आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो टाइप्स ऑफ चार्जेज और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा? कूलम्स लॉ वीडियो दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।